के मेरा 2 कदम पीछे लेना 10 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयारी था। अब मैंने दिखा दिया कि जाल में हमारे फंस चुके हैं सारे जो आरएसएस और बीजेपी के लोग। ईवीएम तो गैर कानूनी है। ईवीएम की लड़ाई को लड़ने के लिए ईवीएम के अंदर घुस के ईवीएम को कैसे हराया जा सकता है वैसी लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन ईवीएम से चुनाव कराना इलीगल है। ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से चुनाव कराएं, वरना वो ऑर्डर दिखाएं कि ईवीएम से चुनाव यहाँ होना है। और मैं बाकी लोगों की तरह ये नहीं कह रहा हूँ वीवीपैट से चुनाव होने चाहिए, पर्ची हमारे हाथ में दे दो, वो भी एक तरीके से धोखा है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, वही लीगल है। उसके अलावा चुनाव नहीं होने चाहिए, हम नहीं होने देंगे। मैं संसद में जाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं संसद बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं मुख्तार अंसारी साहब के घर जाने वाला हूँ, मैं जाऊंगा, और अगर वो मुझे इजाजत देते हैं तो मैं लड़ूंगा उनकी लड़ाई, और वैसे ही लड़ूंगा जैसे मैंने सब जगह पुलिस प्रशासन को बैकफुट पे किया है। उनकी क्रिमिनलिटीज, उनके अपराध पकड़े हैं, चाहे दिल्ली दंगे हो या दूसरी जगह हो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चुनावी माहौल है, सब अपने अपने नामांकन भर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होगा जब महमूद प्राचा, एडवोकेट महमूद प्राचा, जो लगातार ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे थे, ईवीएम बैन करने की मांग कर रहे थे, वो चले गए रामपुर नामांकन भरने, चुनाव लड़ने। और सवाल तब खड़ा हुआ कि जिस ईवीएम के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे थे, उसी ईवीएम से चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने पहुंच गए। इनसे बात करेंगे, सीधी बातचीत। सर, पहले तो बताइए उद्देश्य क्या है इस नामांकन का, चुनाव लड़ने का? अभी आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है ना सब डिटेल में कि ये हमारी एक चाल थी ईवीएम को हराने की। जब सब पॉलिटिकल पार्टीज ने, देखिए मैंने 5 जनवरी को जो आंदोलन सेमिनार हॉल्स में, जो आंदोलन पत्रों में, जो आंदोलन आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरव्यूज में, जो आंदोलन अदालतों में था, उसको जमीन पे मैं लाया, क्योंकि जनता ने मुझ पे कहा कि आप एक बहादुर व्यक्ति हो। 5 जनवरी अभी 2024 में जमीन पे लाने का काम मैंने किया, जब हमने 50 ईवीएम को देने का चैलेंज इलेक्शन कमीशन के साथ में दिया कि आप दो और हम इसमें आपकी चोरी पकड़ के दिखाएंगे। तो पुलिस, अमित शाह जी ने मेरे ऊपर कितना बड़ा हमला कराया, मेरे साथियों के ऊपर कितना हमला कराया इंडिया गेट के ऊपर, पटियाला उसके चौक पे, तो पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद ये जन जन के दिल की आवाज बन गई। जो आवाज कमरों से बाहर नहीं आ रही थी, जो आवाज अदालतों से बाहर नहीं आ रही थी, वो जनता ने हम लोगों की कुर्बानियां देख के अपने दिल में ली, और जन आंदोलन पूरा देश में फैल गया। पॉलिटिकल पार्टीज से हम गुजारिश कर रहे थे कि आओ हमारे साथ सड़कों पे, हम ईवीएम को रुकवा देंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारा समर्थन तो किया, लेकिन सड़कों पे आके नहीं किया। तो उससे यह हुआ कि चुनाव घोषित हो गए, और हमें भी लगा कि चुनाव के शोर में कहीं ईवीएम की लड़ाई ना दब जाए। तब मैं बहुत पशोपेश में आ गया कि अब मैं क्या करूं, मैं तो कोई लड़ाई इस तरीके से हारता नहीं हूं। तो जब चारों तरफ से कॉर्नर हो गए, तो हम सब साथियों ने, जो बचे हुए साथी थे हमारे, कुछ साथी तो पॉलिटिकल पार्टीज में जाके टिकट भी ले लिए, जो बचे हुए साथी थे उन्होंने प्लान बनाया, प्लान बी बनाया, और वो ये था कि मैं भी, और हमारा शुरू से ये प्लान था कि जो हमारे सीनियर लोग हैं वो अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, और मैंने सबके लिए प्लान बनाया था, क्योंकि प्लान बनाने का काम, टेक्निकल इनपुट, कैसे आंदोलन होना है, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की भी हमारे संयुक्त मोर्चा में मेरी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ, तो हार नहीं मानता मैंने फिर प्लान बनाया बचे कुछ साथियों के साथ ही, और ये कहा कि हम एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ते हैं जो उत्तर प्रदेश में हो, जहाँ पे पुलिस प्रशासन का जोर इतना है कि वहाँ पे एक आतंक मचा हुआ है। तो मैं उत्तर प्रदेश में जाऊंगा तो एक आतंक से राहत मिलेगी। दूसरा, रामपुर की सीट चुनी गई क्योंकि वो पिछली 2 बार से, बावजूद इसके कि वहाँ पे समीकरण अच्छे हैं, हारती आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। तो मतलब वहाँ कोई इंडिया गठबंधन का या किसी का नुकसान होने के चांस नहीं है। हाँ, मैं जाऊंगा तो मैं वहाँ से जीत भी जाऊंगा, आराम से जीत जाऊंगा। तो हमने ये गुजारिश की सभी से कि मैं वहां से भर रहा हूं, और ईवीएम की लड़ाई को लड़ने के लिए ईवीएम के अंदर घुस के ईवीएम को कैसे हराया जा सकता है वैसी लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन मैंने पूरी अपनी स्ट्रेटेजी अगर मैं डिस्क्लोज कर देता तो शायद मेरा नामांकन पेपर ही डिसमिस हो जाता। मगर काफी टाइम तक तो मुझे ऐसा ही लगा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने मेरी बात सुन ली और कोई कैंडिडेट नहीं देंगे। तब तो मैं बिना चुनाव में कैंपेनिंग करे जीत जाता, और ईवीएम की लड़ाई भी मैं ऐसे ही लड़ता कि ये ईवीएम रुक जाती, और वो मैं अभी भी लड़ रहा हूँ और रुकेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब कसम खा के बैठे ईवीएम रोक कर ही रहेंगे, बैलेट पेपर इस बार ला के रहेंगे। हाँ, अब मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि अब हमने सबसे पहले जैसे ही चुनाव में
नामांकन पत्र भरा, 28 तारीख को ही हमने चिट्ठी लिख दी चुनाव आयोग के ईवीएम से चुनाव कराना इलीगल है। आप जब तक के कोई ऑर्डर पास नहीं करते ईवीएम से चुनाव कराने का, मैं क्योंकि स्वयं प्रत्याशी हूं, ये काम मैं प्रत्याशी बन के ही कर सकता था, वो मैंने कर दिया कि आप ईवीएम से नहीं पेपर बैलेट से चुनाव कराएं, वरना वो ऑर्डर दिखाएं कि ईवीएम से चुनाव यहाँ होना है। ये चुनाव इसलिए भी लड़ना तय किया गया था कि मैं जो अब कार्रवाई करूंगा ईवीएम को एक्सपोज करने के लिए, ईवीएम की चोरी पकड़ने के लिए और ईवीएम को हराने के लिए, ईवीएम के अंदर घुस के बाकी 542 कैंडिडेट या 542 सीटों पर भी मुझसे सीखें लोग और वो करें जो मैं कर रहा हूं, ताकि चुनाव को निरस्त भी कराया जा सके। अगर ये जबरदस्ती चुनाव करा लेते हैं, और वो कब होगा, सिर्फ एक ही सूरत है, अगर आज भी राहुल जी, अखिलेश जी, तेजस्वी यादव जी, शरद पवार जी, सुप्रिया सूले जी, ये उद्धव ठाकरे जी और जो रेड्डी साहब हैं आंध्रा के, जगन मोहन रेड्डी साहब, स्टालिन जी की टीम, स्टालिन जी और ममता बनर्जी साहिबा, आज भी हम, हेमंत सोरेन साहब, हम सड़कों, अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम, हम सड़कों पे आ जाएं तो आज भी ईवीएम से चुनाव खत्म हो सकता है। ये मैंने साबित करके दिखा दिया। मैंने जब ये चिट्ठी लिख के मैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचा अपने, तो उसको मैंने साफ साफ कहा कि हमने ये चिट्ठी लिखी है और आपके पास कोई भी आदेश ऐसा नहीं है कि आप पेपर बैलेट से चुनाव ना कराओ, आप पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। तो उन्होंने कहा कि आपने ये चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को, उसकी ताकत है, अगर वो हमें बोलेंगे, देखिए कितनी बड़ी जीत हमारी पहले दिन ही हो गई, तो हम अब भी पेपर बैलेट से चुनाव करा देंगे। तो ये हर कैंडिडेट मुझसे सीख के ये काम कर सकता है, जाके ये इस तरह की एक चिट्ठी लिखे मेरी चिट्ठी जैसी, और फिर रिटर्निंग ऑफिसर से बोले कि आप जो है पेपर बैलेट से चुनाव कराओ, क्योंकि ईवीएम से चुनाव कराना गैर कानूनी है। तो उसके बाद वो जवाब यही आएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन हमें कह दे तो हम पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, यानी कि पेपर बैलेट से चुनाव आज भी हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं, चुनाव से 20 दिन पहले भी हो सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी जीत है हमारी। उसके बाद कल ईवीएम पहली बार हमारे हाथ में आने वाली है। ये कैंडिडेट के हाथ में तो ईवीएम देनी पड़ती है ना चुनाव आयोग को। जो चुनाव आयोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को बड़ी से बड़ी मिलने को तैयार नहीं था, ईवीएम हाथ में देने को तैयार नहीं था, 5 जनवरी के हमारे चैलेंज में कि 50 ईवीएम हमें दो, देने को तैयार नहीं था, अब तो उसे देनी पड़ेंगी ना, एज प्रत्याशी मुझे देनी पड़ेंगी। और मैं जाके उसकी सारी कमियां रिटर्न में उजागर करूंगा कि ऐसे सेफ नहीं है, ऐसे सेफ नहीं है, ऐसे सेफ नहीं है। वो ये जो हमें दिया है ना, एक सभी कैंडिडेट्स को मिलता है, जिसके अंदर ही ईवीएम की सारी कमियां खुद चुनाव आयोग की जबान में छुपी हुई हैं, वो भी हम कल उजागर करेंगे दुनिया के सामने। और फिर बाकी सारे कैंडिडेट जो आरएसएस और बीजेपी के अलावा हैं कैंडिडेट्स, वो हमसे सीख के वो सारी कार्रवाई वो भी करेंगे। तो ये ईवीएम का आंदोलन 100 गुना ताकत से ज्यादा मैदान में आ गया। और अब जो लोग मेरे बारे में सोच रहे थे कि क्यों महमूद प्राचा साहब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों, तो उनकी भी समझ में अब आ गई होगी कि मेरा 2 कदम पीछे लेना 10 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयारी था। अब मैंने दिखा दिया कि जाल में हमारे फंस चुके हैं सारे जो आरएसएस और बीजेपी के लोग। ईवीएम को झूठा ठहराने का जो जाल हमने बिछाया था उसमें वो फंस चुके हैं। अब हमने पिटीशन भी लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में, 2 हफ्ते बाद वो सुनवाई होगी। और मैं बाकी लोगों की तरह ये नहीं कह रहा हूँ वीवीपैट से चुनाव होने चाहिए, पर्ची हमारे हाथ में दे दो, वो भी एक तरीके से धोखा है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, वही लीगल है, उसके अलावा चुनाव नहीं होने चाहिए, हम नहीं होने देंगे। जनता ये कह रही है, हम आंदोलन सड़क पे भी करेंगे और अदालत में भी। अब पहली बार मदर ऑफ ऑल पिटीशंस अब फाइल हुई है कि पेपर बैलेट से चुनाव ही लीगल हैं, ईवीएम तो गैर कानूनी है। ये पहली बार अब पिटीशन फाइल हुई है, क्योंकि मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में टेक्निकल, लीगल और सड़क पे सबसे ज़्यादा समझ मुझे मानी जाती है, ऐसा सभी लोग अब कहते हैं। क्योंकि आज तक किसी ने ये नहीं बोला था, इतने बड़े बड़े विद्वान थे कि पेपर बैलेट से चुनाव ही लीगल है। सिर्फ एक देवाशायम जी हैं जो उनकी समझ में आई जब मैंने उन्हें बताई ये बात, बाकी लोगों की अभी भी समझ में नहीं आ रही है। तो ये इतनी आसान सी बात है जो हम करके दिखाएंगे, ताकि लोग ये हौसले से लड़ें कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। सवाल ये भी है कि आप लगातार ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं कि थोड़ी दिन में जो है ईवीएम आपके हाथों में आने वाला है, आप पूरी तरीके से एक्सपोज कर देंगे। फिर इसमें सवाल बनता है कि क्या सिर्फ ईवीएम एक्सपोज की ही लड़ाई है, या प्राचा साहब संसद जाने का भी सपना देख रहे हैं, पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय भी होना है? मेरी लड़ाई है ही नहीं, मैं संसद में जाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं संसद बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ।
543 MP जो है वो जनता की आवाज से, जनता के वोट से जाएं। मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरा जाना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूं ना जिस प्रकार के कैंडिडेट बसपा ने और सपा ने दिए मेरे सामने। अगर अखिलेश यादव जी सिर्फ अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लें तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता मुझे 4-5 लाख वोट से जिता के भेज देगी, इतना बड़ा मेरा समर्थन वहां पे है। उनका कैंडिडेट जो है वो जैसा भी है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता उन पे, लेकिन वो हारने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सब हारते आए हैं क्योंकि वहां पुलिस प्रशासन उनके खुद के सपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर इतना जुल्म करता है और उसके जवाब में सपा कोई हिफाजत नहीं कर पा रही है अपने कार्यकर्ताओं की। मैं अपने किसी कार्यकर्ता को अकेला नहीं छोड़ता हूं। एक मैसेज जा रहा है कि सपा के इतने बड़े लीडर कार्यकर्ता, उनकी पूरी सपा हिफाजत नहीं कर पा रही है। एक मुख्तार अंसारी साहब की जो अभी एक तरह से हत्या हुई है, ये एक मैसेज जा रहा है कि सपा अपने इतने बड़े लीडर्स की हिफाजत नहीं कर पा रही है। जनता ये नहीं जानती, जब एक पार्टी को लीडर मान रही है तो अपने वर्कर्स को बचाने की जिम्मेदारी उस पार्टी की होती है, चाहे कुछ भी करना पड़े लीडर्स को। अगर, और मैं मुख्तार अंसारी साहब के घर जाने वाला हूं अभी, मैं जाऊंगा और अगर वो मुझे इजाजत देते हैं तो मैं लड़ूंगा उनकी लड़ाई, और वैसे ही लड़ूंगा जैसे मैंने सब जगह पुलिस प्रशासन को बैकफुट पे किया है। उनकी क्रिमिनलिटीज, उनके अपराध पकड़े हैं, चाहे दिल्ली दंगे हो या दूसरी जगह हो। उसी तरीके से मैं मुख्तार अंसारी साहब के भी अपराध जो प्रशासन ने, पुलिस ने किए उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ, उन अपराधों को पकड़ के उन दोषियों को, जो पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन दोषियों को सड़क, उनको जेल भिजवाने का काम मैं करना चाहता हूं। अगर वो मुझे इजाजत देंगे तो मैं मिलने जा रहा हूं उनकी फैमिली से भी। तो मैं ऐसा व्यक्ति हूं और मैं ऐसा ही रहूंगा। मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूं। उन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं की। जी बिल्कुल। मुख्तार अंसारी पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ये भी है कि एक सवाल ये भी बनता है कि लगातार आपने ईवीएम की लड़ाई लड़ी है, अभी भी कह रहे हैं ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर सवाल इसमें ये भी किया जा रहा है कि क्या अगर जैसे आपने कसम खाई है कि ईवीएम बंद कराकर ही दम लेंगे, तो ईवीएम अगर बंद हो जाता है तो क्या आप अपना नामांकन वापस ले लेंगे, चुनाव से पीछे हट जाएंगे क्योंकि मैदान में आप उतर चुके हैं, तो क्या आप फिर छोड़ देंगे कि हाँ अब आप लड़ो, मेरी लड़ाई खत्म हो गई? नहीं, लड़ाई तो देखिए, अब अगर आप लोग चाहते हो यही, मैं जनता से पूछ लूंगा। अगर ईवीएम खत्म हो गई, जनता अगर ये चाहती होगी कि मैं पार्लियामेंट में ना जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं लालची व्यक्ति नहीं हूं। और मजेदार बात सुनिए, मैं ईवीएम को ईवीएम के अंदर घुस के हरा लेता हूं। अखिलेश यादव जी अगर अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लें तो मैं 4-5 लाख से जीतूंगा। तो आप नहीं चाहते कि वहां से जीते, वहां की जनता की भलाई हो आपके थ्रू? सुनिए, बात तो सुनिए। मैं ये वहां की जनता से भी कह रहा हूं, उसके बाद भी मैं ये कहूंगा, जीतने के बाद भी, कि मैं चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखूंगा, अब आप दोबारा पेपर बैलेट से चुनाव कराओ और मैं इससे भी बड़े मार्जिन से जीत के आऊंगा, क्योंकि मेरे वोट उससे ज्यादा थे। ये 20% वोट जो भारतीय जनता पार्टी को पड़े, ये ईवीएम के फ्रॉड से पड़े। हालांकि मैं ईवीएम को रोकूंगा। आप देखेंगे ये अभी दुनिया, मुझसे सीखें सब कि कैसे मैं ईवीएम को इस चुनाव के दौरान रोकूंगा, चुनाव के अंदर ही सीखें सब। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये ऑफर करूंगा, और फिर जनता अगर ये कहेगी कि आप पार्लियामेंट में जाने के लिए उचित नहीं हो, तो मैं पार्लियामेंट में जाने का मुझे कोई लालच नहीं है। मैं सड़क पे रह के लड़ाई करूंगा, जो मैं आज भी कर रहा हूं। हाँ, अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता हूं तो मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरे एक फोन पे आज जो मुझे जगह जगह जाना पड़ता है ना, हाथरस की बच्ची के लिए, ये अभी ये रामपुर के बच्चे के लिए भी मुझे कोर्ट जाना पड़ रहा है, एक फोन पे पुलिस और प्रशासन पूरे देश में संविधान और कानून के हिसाब से चलने लगेगा, ऐसा मैं वादा कर रहा हूं। क्योंकि मुझे सब जानते हैं, मैं नकली आदमी नहीं हूं। मैं दिखाने के लिए कोई काम नहीं करता। मैं किसी अपने साथी को छोड़ता नहीं हूं। जान जा सकती है, अपने साथी नहीं छोड़ सकता। मैं किसी मजलूम को छोड़ नहीं सकता मैं। ठीक है, तो सर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, ये भी बताई कि आखिर रामपुर से जो सवाल उठ रहे थे कि जाके नामांकन भरना, मैदान में चुनाव लड़ने क्यों उतरे जिस ईवीएम के खिलाफ ये आवाज उठा रहे, तो अभी कुछ खुलासे हुए हैं और अभी और बड़े कुछ खुलासे होने बाकी हैं 2-3 दिनों में, और तमाम चीजों के जो है सवाल के जो तमाम सवाल थे उनके भी कुछ जवाब मिल गए हैं, और आने वाले समय में हम इंतजार करेंगे कि अब क्या कुछ खुलासे करते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।